नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आगे हम व्यवहारवाद की आलोचनाओं को लेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो व्यवहारवादी पद्धति है वो राजनीतिक विज्ञान को अत्यधिक विज्ञान बनाने के फेर के अंदर बहुत सारे शब्दाडंबरों और जो पद्धति है उस पर उसने अत्यधिक बल दिया और मूल्य निरपेक्ष पद्धति को उसने अपनाया, जिसके कारण जो उसके आलोचक हैं उसकी आलोचना करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को एक तरीके से उसने बहुत ही शब्दों के आडंबर के अंदर उसने घेर लिया या उसकी व्याख्या की जो कि समझ के बाहर है। इसके कारण उसकी आलोचना की जाती है। इसी क्रम में आगे हम उसकी आलोचना लेंगे कि जो ये पद्धति है व्यवहारवाद की वो अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। इसके कारण भी इसकी आलोचना की गई। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सामान्य जो देश है या जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र है वो इस पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकता। या ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस पद्धति का प्रयोग जो कम विकसित या कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाला राष्ट्र नहीं कर सकता। इसलिए ये जो पद्धति है उसकी आलोचना की जाती है कि बहुत अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। साथ में इसकी आलोचना की जाती है कि अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। जो व्यवहारवादी हैं अन्य जो पद्धति हैं उनके महत्व को स्वीकार नहीं करते। राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था और भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन और सांस्कृतिक इतिहास व शास्त्रीय परंपराओं और राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष जो राजनीतिक जो अनुभव है, हमें उन सभी की सहायता लेनी पड़ेगी। तभी हम जो मानव का व्यवहार है उसको सही तरीके से समझ पाएंगे कि किन निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसा व्यवहार करेगा या उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सिर्फ हम व्यवहारवादी पद्धति है उसके ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते। 8वां है सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या है कि वो छोटे स्तर पर किसी चीज़ का विश्लेषण करके और उस संबंध में संतोषजनक उत्तर देने की है, और उसी अध्ययन को जब बड़ी इकाई पर लागू करने का प्रयास किया जाता है या तो वो उतनी तर्कसंगत या वैज्ञानिक नहीं हो पाती। जैसे कि एक जो गांव है उसमें थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार और विचारों का अध्ययन करके हम संपूर्ण मानव के व्यवहार का विश्लेषण नहीं कर सकते, या फिर उसको पूरे सामाजिक इकाई पर हम लागू नहीं कर सकते, और अगर लागू करते हैं तो वो कितना वैज्ञानिक होगा। मतलब एक हम छोटे स्तर पर किसी चीज़ का अध्ययन करके फिर ये कहा जाए कि नहीं ये बड़े स्तर पर भी ये लागू होगी और ये इसके तो क्या उसके जो निष्कर्ष हैं वो वैज्ञानिक हो पाएंगे या सटीक हो पाएंगे, ये संभव कम ही नज़र आता है।
नवीं जो इसकी आलोचना की जाती है कि व्यवहारवादी नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्षों को नीति निर्धारण के प्रश्नों से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां स्पष्ट होती हैं। नीति निर्माण में अनेक तत्वों का योगदान होता है, केवल तथ्य ही नहीं होते। यही हम सिर्फ यही कहें कि हम बहुत सारे तथ्य आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी जो नीति निर्माण है उसमें नैतिक तत्वों का और राजनीति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। केवल तथ्यों के आधार पर ही नीति का निर्धारण हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। 10वां है, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। व्यवहारवाद पर एक और दोष यह थोपा जाता है, या एक बड़ा दोष जो इसमें नज़र आता है वो ये है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा हम मानवीय जो स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो मानवीय व्यवहार का उस तरीके से संख्यात्मक अध्ययन हम करना मतलब एक तरीके से बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो मानव स्वभाव है वो इतना परिवर्तनशील भी है, जटिल भी है। तो क्योंकि इसकी जो अंतर्मन की गहराइयाँ हैं या उसकी जो जटिलता है या सूक्ष्मता है, उनकी विश्वसनीय तरीके से मापन संभव नहीं है। ये कि हम मनुष्य के जो स्वभाव को है किसी संख्यात्मक मापन से नहीं माप सकते कि व्यक्ति कितना खुश है, कितना दुखी है, या किसी चीज़ पे कैसा रिएक्ट करेगा या क्या बोलेगा या क्या उसकी प्रतिक्रिया रहेगी। इसकी हम कोई संख्यात्मक का मापन यंत्र नहीं होता कि इसका इतना डिग्री दुख है या इतना डिग्री ये खुश है या इतना। तो इस तरीके का कोई मापन यंत्र भी नहीं है। और हम मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ हैं या प्रेरक जो कारकों का सच्चा ज्ञान हम क्या प्रश्नावली या शास्त्र से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यवहारवाद है उसकी आलोचना की जाती है कि जो मानवीय व्यवहार है उसकी जटिलता को हम मापन यंत्रों के द्वारा नहीं समझ सकते। धन्यवाद।